नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम मनोविज्ञान के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है अधिगम। देखिए, अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम क्या होता है? अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन करते हैं। स्थायी वांछित परिवर्तन करना ही अधिगम होता है और ये एक छोटे समय के लिए नहीं होता बल्कि एक स्थायी परिवर्तन होता है। और मुख्य रूप से अधिगम करने के लिए एक निश्चित प्रोसेस से गुजरना होता है। और निश्चित प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें जिस रूप में हम अधिगम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं, उसकी हमें नीड होनी चाहिए, आवश्यकता होगी। जितनी प्रबल हमारी आवश्यकता होगी उतना ही हम बेहतर ढंग से अपने व्यवहार में अधिगम कर पाएंगे। तो सबसे पहला कार्य, हमारा पहला पद होता है आवश्यकता, अर्थात आवश्यकता होना अधिगम के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। प्लस अधिगम करने के लिए या हमारे व्यवहार में परिवर्तन होने के लिए मुख्य रूप से सबसे पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण के बाद अभ्यास की आवश्यकता होती है। इन दोनों को जोड़ने के लिए तत्परता की आवश्यकता होती है, अर्थात इन तीनों का समायोजन होना अधिगम के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तत्परता होनी चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए और प्रशिक्षण के बाद अभ्यास, उसका निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। तभी हमारा हमारा व्यवहार वांछित परिवर्तन की ओर अग्रसर होगा और जब वांछित परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन हो जाता है, तो हमारा अधिगम होता है। अधिगम होने के लिए मुख्य रूप से पदों की आवश्यकता होती है और पद कौन कौन से होते हैं इनको हम क्रमबद्ध रूप से समझ लेते हैं। देखिए, अधिगम के पद स्टेप क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से अधिगम कराया जाता है, किस प्रकार से हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया है कि अधिगम होने के लिए आवश्यकता का होना अत्यावश्यक है। जब तक हमारे पास किसी चीज की नीड नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी, हम वांछित अधिगम नहीं कर सकते। जब जितनी प्रबल हमारी आवश्यकता होगी, नीड होगी, उतना ही प्रबल हमारा अधिगम होगा। हम अपने व्यवहार में उतने ही उत्तम ढंग से परिवर्तन कर सकते हैं और अधिगम कर सकते हैं। तो सबसे पहला पद तो यही है कि हमारी आवश्यकता होनी चाहिए। आवश्यकता बाहरी रूप से भी हो सकती है, आंतरिक रूप से भी हो सकती है और उससे प्रभावित जितना अधिक प्रभावित होता है वो किससे होता है? अभिप्रेरणा से। अर्थात अभिप्रेरणा, मोटिवेशन भी होना बहुत जरूरी है। इसके बाद प्रेरक। प्रेरक मीन्स हम जितने ज्यादा उत्तेजित होंगे, नीड होगी हमें उतनी, उतने ही बेहतर ढंग से हम उसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अगला है लक्ष्य एवं उद्देश्य। हम अपने व्यवहार को परिवर्तित तो कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन हम किस दिशा में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, हम उससे क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा एम क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, उन सभी का हमें ध्यान रखना चाहिए। तभी हम बेहतर ढंग से अपने व्यवहार को परिवर्तित करते हैं। तो सेकंड जो पद है वो है इसका लक्ष्य एवं उद्देश्य। हमारा निश्चित लक्ष्य होना चाहिए और जब हमारा क्लियर लक्ष्य होगा, निश्चित एम होगा, तो हम एक सकारात्मक रूप से अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकेंगे। इसके बाद जब हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं, तो प्रारंभ करने के बाद हमें अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है और जब हमारी इच्छा शक्ति जितनी प्रबल होती है, उस प्रबलता के को ध्यान में रखते हुए हम बाधाओं को पार करते हैं और बाधा तत्परता से ही हम बाधाओं को पार करते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। अब इसके बाद अगली स्थिति आती है अधिगम की स्थिति। हम जिस स्थिति में अधिगम कर रहे हैं, एक बेहतर स्थिति होनी चाहिए, प्रशिक्षण के योग्य होनी चाहिए, निश्चित समयावधि होनी चाहिए, निश्चित जगह होनी चाहिए। उस स्थिति में हम अपने आप
के व्यवहार को परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसमें अधिगम की स्थिति एक सकारात्मक रूप से होनी चाहिए। इसके बाद अगला पद होता है अनुक्रिया। अनुक्रिया का मतलब है कि हम किसी भी कार्य को लगातार उस क्रिया की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, उसको हम अनुक्रिया मतलब उसको अपने व्यवहार में ला रहे हैं और उसको अभ्यास कर रहे हैं। इसके बाद अगला है समायोजन। समायोजन मीन्स हम उसको बेहतर ढंग से अपने आप को समायोजित कर रहे हैं और समायोजित होके अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं। इसके बाद व्यवहार में परिवर्तन का परिणाम। जब ये स्थिति लगातार चलती है तो हमारा व्यवहार लगातार परिवर्तित होते रहता है और व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। और जब ये लगातार ये स्थिति होती है, हम परिवर्तन लगातार करते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, तो उसमें क्या आ जाता है स्थायीकरण। और जब स्थायीकरण आ जाता है तो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन स्थायी परिवर्तन हो जाता है। और जब हमारे व्यवहार में स्थायी सकारात्मक रूप से परिवर्तित हो जाता है तो हम उसे ही अधिगम कहते हैं। तो आपके सभी के ये समझ में आ गया होगा बेसिक रूप से कि अधिगम क्या होता है, अधिगम का अर्थ क्या है। अधिगम का अगर हम एक लाइन में अर्थ देखें तो अधिगम का अर्थ यही है कि हमारे व्यवहार में वांछित रूप से स्थायी परिवर्तन होने वाली क्रिया ही अधिगम कहलाती है। तो इसके मुख्य रूप से जो पद हैं वो सबसे पहला है आवश्यकता, दूसरा है लक्ष्य, तीसरा है बाधा, चौथा है अधिगम स्थिति, पांचवी है अनुक्रिया और छठवीं है समायोजन, सातवीं है व्यवहार में परिवर्तन परिणाम और इसके बाद लास्ट में स्थायीकरण। और जब ये सभी पद कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद नेचर ऑफ लर्निंग। अधिगम की प्रकृति। अधिगम की प्रकृति कैसी होती है, क्या इसकी विशेषता होती है, उनको हम विस्तार से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली स्थिति अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि एक निश्चित समय तक चलती हो, एक निश्चित जगह तक चलती हो। यह एक जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। ये कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। दूसरी है अधिगम व्यवहार में वांछित परिवर्तन है। ये चीज मैंने आपको अभी समझाई है कि हमारे व्यवहार में वांछित रूप से स्थायी परिवर्तन करना ही अधिगम कहलाता है। इसके बाद अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया है। ये क्लास में भी होती है, स्कूल में भी होती है, स्कूल के बाहर भी होती है, परिवार में भी होती है, समाज में भी होती है। हर जगह पर अधिगम की प्रक्रिया चलती है, अर्थात ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया यूनिवर्सल है, सभी जगहों पर होती है। इसके बाद अगला है अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों है। अधिगम व्यक्तिगत ऐसे है कि ये अपने आप से भी सीखने को इसमें मिलता है और सामाजिक रूप से भी इसमें सीखने को मिलता है। इसके बाद अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार से होता है। देखिए हमारी स्थायी रूप से प्रक्रिया व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया तो अधिगम होती है, लेकिन वो किस प्रकार से हमारा व्यवहार परिवर्तन हो रहा है, सकारात्मक रूप से हो रहा है तो सकारात्मक अधिगम होगा और नकारात्मक रूप से हमारा व्यवहार परिवर्तन हो रहा है तो नकारात्मक व्यवहार परिवर्तन या अधिगम कहलाता है। इसके बाद अगला है अधिगम उद्दीपक व अनुक्रिया में संबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया है। अधिगम कैसी है, उद्दीपक एवं अनुक्रिया में संबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया है। उद्दीपक मीन्स जिसके कारण हम अधिगम कर रहे हैं, जो हमें उत्तेजित कर रहा है, जो हमारी नीड है, जिसके द्वारा हमारा व्यवहार परिवर्तन हो रहा है, वो उद्दीपक है। लेकिन उसके द्वारा जो हम अनुक्रिया कर रहे हैं, जो प्रोसेस कर रहे हैं, उसके कारण जो हमारी क्रिया है, उन दोनों में जो संबंध स्थापित कर रहा है, वो संबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया ही
अधिगम कहलाती है। तो इस दोनों में संबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अधिगम कहलाएगी। इसको हम स्टूप्लस प्लस रेस्पॉन्स इक्वल टू लर्निंग, अर्थात एस प्लस आर बराबर एल, स्टूप्लस प्लस रेस्पॉन्स इक्वल टू लर्निंग के सूत्र से हम इसे समझ सकते हैं। इसके बाद अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। ये चीज मैंने अभी आपको बताई कि अधिगम कैसी प्रक्रिया है? सक्रिय, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम एक समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम के माध्यम से हम हर स्थिति में, हर जगह पर, हर परिस्थिति में जाकर अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, क्योंकि हमें अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन करने की कला आती है। अगर ये हम अधिगम की प्रक्रिया को अगर समझते हैं तो हम एक हर जगह पर अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। इसके बाद अगला है अधिगम ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक, मतलब तीनों प्रकार से पूर्ण होने वाली प्रक्रिया अधिगम है। कैसे? कि हम इससे ज्ञान भी ग्रहण करते हैं, इसके साथ अधिगम से हमारे इमोशंस भी जुड़े हुए रहते हैं और अधिगम से हम अपनी क्रियाओं को भी पूर्ण करते हैं, अर्थात ज्ञान भी ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों प्रकार की विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। ज्ञान भी ग्रहण करते हैं, इमोशंस भी जुड़े हुए हैं और इससे हम क्रियात्मक कार्य भी करते हैं। जब तीनों का हम मिश्रण करके कार्य करते हैं तो वो कार्य क्या कहलाता है? अधिगम। अगली विशेषता है इसकी अधिगम समस्या समाधान की प्रक्रिया है। अधिगम कैसी है? हम कोई भी अगर हमारी समस्या आती है तो अधिगम के द्वारा हम समस्या का समाधान करते हैं। इसके बाद अगला है अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मैंने अभी आपको समझाया है कि अधिगम कैसी प्रक्रिया है। अधिगम कब होगा? जब अधिगम हमारी जितनी अधिक नीड होगी, आवश्यकता होगी, आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए अधिगम कर रहे हैं और हम अपने व्यवहार को परिवर्तन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी आवश्यकता है उसे हम प्राप्त कर सकें। तो हमारी जो सीखना है वो आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसके बाद अधिगम अंतर्दृष्टि की प्रक्रिया है। अंतर्दृष्टि क्या होती है? कि जैसे हम हमारे सामने कोई भी समस्या आ जाती है, उस समस्या के समाधान हेतु हम जितना प्रयास करते हैं, प्रयास करते-करते थक जाते हैं या फिर अचानक से जिसका सॉल्यूशन हमें दिखाई देता है और वो अचानक से क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हम कभी ना कभी स्थिति में हम उसका सॉल्यूशन पहले कर चुके होते हैं, उसका अनुभव हमारे पास होता है। जब हमें अचानक से ये चीज़ याद आती है, उसका समाधान याद आता है, तो वो अंतर्दृष्टि की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये चीज़ अधिगम के द्वारा ही संभव हो पाती है क्योंकि वो चीज़ हम अपने व्यवहार में ला चुके होते हैं और अपने व्यवहार के द्वारा अचानक से उसका सॉल्यूशन ढूँढना अंतर्दृष्टि कहलाता है। तो अधिगम क्या है? अधिगम अंतर्दृष्टि की प्रक्रिया है। इसके बाद अगला है अधिगम अनुभवों का संगठन है। जब हम लगातार अधिगम करते रहते हैं, व्यवहार में परिवर्तन करते रहते हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस भी उतना ही अधिक बढ़ता रहता है। जब लगातार एक्सपीरियंस होता रहता है, अनुभव होता है, तो अनुभवों का संगठन करना ही अधिगम कहलाता है। इसके बाद अगला है अधिगम उद्देश्यपूर्ण बिंदु है। अभी हमने पद में देखा था कि अधिगम के लिए क्या होता है? लक्ष्य या उद्देश्य। जब हम किसी प्रकार से लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया करते हैं तो वो एक उद्देश्यपूर्ण, अर्थात हमारा कोई एम होता है, उस एम को प्राप्त करने के लिए अपने वांछित व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम कहलाता है। तो अधिगम उद्देश्यपूर्ण बिंदु है। इसके बाद अधिगम एक प्रक्रिया है। अभी मैंने बताया कि अधिगम क्या है? कि एक सीखने की प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ये कोई रिजल्ट नहीं है, परिणाम नहीं है। क्योंकि
इसके द्वारा हम किसी भी कार्य को प्रक्रिया कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, जबकि परिणाम जिसका हम मापन कर सकें, माप सकें। तो अधिगम को हम माप नहीं सकते, इसलिए ये एक प्रक्रिया है, इसका हम मापन नहीं कर सकते। इसके बाद अगला है अधिगम अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। इसमें हम किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं और हमारा जितना अधिक अनुभव बढ़ता जाता है उतना ही मजबूत हमारा अधिगम होता है। इसके बाद अगला है अधिगम नियोजित प्रक्रिया है, आकस्मिक नहीं। ये चीज मैं अभी बार बार आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि अधिगम क्या है, जैसे कि अभी आपने बताया कि अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, अनुभव की प्रक्रिया है, अनुभवों का संगठन है। तो इसलिए ये एक आकस्मिक रूप से होने वाली प्रक्रिया ना होकर एक नियोजित प्रक्रिया है। इसे लगातार हम प्रोसेस में लाते हैं और लगातार प्रोसेस में लाने के बाद तब जाके हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। और व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए मैंने अभी आपको बताया है कि सबसे पहले प्रशिक्षण का होना जरूरी है, उसका अभ्यास का होना जरूरी है, अभ्यास के बाद तत्परता। जितनी अधिक हमारी तत्परता होगी उतना ही अच्छे ढंग से हम अधिगम कर पाएंगे। तो ये एक कैसी प्रक्रिया है, नियोजित प्रक्रिया है, आकस्मिक प्रक्रिया नहीं है। तो मुख्य रूप से हमने ये अधिगम की विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। अभी आगे अधिगम की परिभाषाएं। देखिए अधिगम की परिभाषाओं को अगर हम सीखें तो अधिगम क्या है, सबसे पहले वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। सीखना क्या है, जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस होता है उसका संगठित रूप अधिगम कहलाता है। गेट्स के अनुसार परीक्षण व अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम है। इसमें देखिए अनुभव एवं व्यवहार परीक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही क्या है, अधिगम। इसके बाद क्रो एंड क्रो के अनुसार आदत, ज्ञान एवं अभिप्रतियों का अर्जन करना ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि आदत, ज्ञान, अभिप्रति आदि का अर्जन करना ही अधिगम है। इसके बाद गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण हमें व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। इसके बाद स्किनर के अनुसार व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया अधिगम है। अर्थात व्यवहार के द्वारा हमारे व्यवहार में और अच्छे ढंग से परिवर्तन होने वाला या परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। अर्थात व्यवहार के उन्नत में उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम है। मॉर्गन एवं किंग के अनुसार अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। इनके अनुसार क्या है कि हमारे अभ्यास एवं अनुभूति के अनुसार अनुभूति के परिणाम स्वरूप हमारे व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है वही अधिगम है। तो स्टूडेंट्स आज मुख्य रूप से देखिए मुख्य रूप से अधिगम के शाब्दिक अर्थ, इसके पद, स्टेप, इनको आप पढ़ना, जो कि अभी मैंने आपको समझाए, जिसमें अधिगम के पद, इसके बाद अधिगम की विशेषताएं, इसकी प्रकृति, मुख्य रूप से काफ़ी आपको लगभग 18 विशेषताएं आपको समझाई हैं। इनको आप दोबारा से रिवाइज करना। इसके बाद अधिगम की परिभाषाएं आपको समझाई हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के बारे में हम अगले
वीडियो में पूरी तरह से पढ़ेंगे। आज के में इतना ही, अगले में फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।